नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ व्यालोक पाठक जी हैं। व्यालोक जी, आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई जब हमें और आपको दिन के अपने पहले वीडियो में अपने दर्शकों के सामने चमचमाता लहराता हुआ ब्रेकिंग न्यायपालिका के अहाते से निकाल के लाना पड़ रहा है। और ये मामला है मदरसा का। हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और त्रिपुरा, ये दो ऐसी सरकारें जिसमें 7 जून और 25 जून को एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2 रिपोर्ट केंद्र को सौंपी थी। उन दोनों रिपोर्ट्स में एनसीपीसीआर ने यह कहा था कि साहब, समान शिक्षा का अधिकार का पालन नहीं हो रहा है। यहां तक कि पढ़ाई तो छोड़िए, बच्चों को जो सरकार के मानक के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार मिड डे मील दिया जाता है, वो तक उनको मुयस्सर नहीं हो रहा है। इसलिए इन प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त दोनों तरह के मदरसों का इलाज जरूरी है। सरकारी मदरसों के बारे में उन्होंने ये कहा कि साहब, फंड रोक दीजिए। केंद्र सरकार के पास ये रिपोर्ट आई और केंद्र सरकार ने इसे राज्यों को फॉरवर्ड किया, क्योंकि यही तरीका है। और केंद्र ने यह कहा कि राज्य अपने अपने हिसाब से इस पर एक्शन लें। 2 राज्य ऐसे, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा, जो फर्स्ट आए। हालांकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि असम इसमें पहले नंबर पर आया। मैं बताऊंगा कि असम में मामला दूसरा है। तो त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत नोटिफिकेशन जारी किया और यह कहा कि चूंकि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है मदरसों में, इसलिए सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और प्राइवेट मदरसे, इन दोनों के बच्चों को नॉर्मल स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्योंकि एनसीपीसीआर ने यह भी कहा था कि बच्चों को केवल मजहबी शिक्षा दी जाती है और सामान्य शिक्षा जो है उससे वो वंचित रह जाते हैं और नौकरी पेशा कुछ नहीं कर पाते, उस लायक ही नहीं होते। या तो मौलाना बन जाए, मुतलवी बन जाए, और नहीं तो फिर सड़क पर आधा आधा किलो पाव पाव भर के पत्थर उठाने को अभिशप्त है। ये एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला था, बच्चों के सुधार का फैसला था। जो लोग सच्चर कमेटी की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि मुसलमान पिछड़ा रह गया, तो जो पिछड़ा रह गया वो तो रह गया साहब। 60 70 80 की उम्र में पहुंच गया, कुछ अमर हो जाएगा, कुछ शहीद हो जाएगा, कुछ फौत हो जाएगा। ये तो प्रकृति का खेल है। लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उसका सुधार कैसे होगा? लेकिन यहां ऐसा कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट चली गई जमीयत उलेमाए हिंद और उसने कहा नहीं साहब, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। हमें मजहबी शिक्षा से आप कैसे वंचित कर सकते हैं? सवाल ये उठता है कि ठीक है साहब, पढ़ाइए ना, फिर प्राइवेट मदरसे खोल के रखिए। क्योंकि प्राइवेट मदरसे, अगर आप केवल बीएसए के यहां रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, मान्यता ले लेते हैं, तो आप पढ़ा सकते हैं, खोल सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन ऐसे मदरसे जिसमें सरकारी ऐड हो, उन मदरसों में तो आपको जितने भी प्रोविजंस हैं, चाहे वो केंद्र के हो चाहे राज्य को, वो मानने पड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट साहब ने इस पर रोक लगा दी। मैं एक बार फिर दर्शकों के सामने कहूंगा कि ये कोई खिलाफ फैसला नहीं है। ऐसा करके मैं कोई यारी नहीं निभा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से। मैं आए हुए फैसले को सही तरीके से पढ़ के आपके सामने रख रहा हूं। ये इंटरिम रोक है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और त्रिपुरा की गवर्नमेंट से। तो सबसे पहली ये बात कि कोई ब्रेकिंग पर ध्यान मत दीजिए, ठीक उसी तरह जैसे बुलडोजर बहराइच के मामले में हुआ। यानी ये इंटरिम रोक है। व्यालोक जी, अगर इंटरिम रोक ही है तो मंशा तो ये साफ बताती है कि फिलहाल पहली नजर में मदरसे को आई लव यू बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन क्या इसे ऐसा ना समझा जाए कि चूंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजन है और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, तो साहब
इसमें सभी पक्षों को सुन लेने की आवश्यकता है, खूब बढ़िया से विचार कर लेने की आवश्यकता है, ताकि 370-72 की तरीके से ये मामले कभी दोबारा चैलेंज ना हो। कोई सरकार दोबारा आए तो उसको रिवोक ना कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम इस इंटरिम रोक को इस लिहाज से देख सकते हैं। और बाकी आप अगर इतिहास बताना चाहे, एक छोटी सी चीज और जोड़ दूं, मदरसा बोर्ड को यूपी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और कहा था कि साहब मदरसा बोर्ड खत्म कर दीजिए, नॉर्मल यूपी बोर्ड में मर्ज कर दीजिए। इसको पहले ही रद्द कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। ये एक फैक्ट और उत्तर प्रदेश का। जी व्यालोक जी। आपने सबसे जो आखिर में बात कही वहां से मैं शुरू करूंगा। उत्तर प्रदेश में 2004 में एक अधिनियम आया था, उसको कहते हैं मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम। उस समय सरकार किसकी होगी इस पर कोई गेस करने के लिए प्रयास नहीं है। एकदम सही गेस है कि मौलाना मुलायम की सरकार थी और तमाम तरह से सेकुलर प्रोग्रेसिव जो जो कोट अनकोट खांटे में है उसके हिसाब से मदरसों के लिए बाकायदा एक कानून बनाया। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उन्होंने देखा कि राज्य के संसाधन एक ऐसी जगह में बर्बाद हो रहे हैं जिससे किसी भी तरह का न तो बच्चों का कल्याण हो रहा है, न शिक्षा का कल्याण हो रहा है, न ही किसी भी तरह से राज्य के संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सकता है। तो वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को रद्द कर दिया। उसके बाद जैसी कि हमारे यहाँ रवायत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहां पर स्टे लगा दिया, क्योंकि वह जमायत से लेके और तमाम तरह के जो क्रांतिकारी वकील वगैरह होते हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि सर यूपी में धर्मनिरपेक्षता का हनन हो रहा है क्योंकि यह अधिनियम रद्द कर दिया गया। एनसीपीसीआर की बातें आप चूंकि बता चुके हैं इसलिए मैं इस पॉइंट पर थोड़ा ज्यादा फोकस्ड रहूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से क्या पूछा है ये पहले सुन लीजिए। हाई कोर्ट को बताना चाहिए कि उस अधिनियम को असंवैधानिक क्यों ठहराया गया, जबकि वह मुख्य रूप से एक नियामक कानून था, यानी केवल देखभाल करने वाला था। शब्दों के हेरफेर देखिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रारब्ध के दर्शक जानते हैं, आप जानते हैं कि मेरा कोर्ट की पूरी कार्रवाई, कोर्ट में पूरी निष्ठा है, पूरा मैं उनका एहतराम करता हूं। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन, कि वो जिस तरह के फैसले देते हैं उनमें से अधिकांश में मुझे मुस्लिम परस्ती और हिंदू द्रोह की बू नहीं भयंकर भभका आता है। और एक बार फिर से ये साबित किया है उन्होंने। और क्यों साबित किया है साहब? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इस सब तरह के मामले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को पलट रहा है या हाई कोर्ट अपने से निचली अदालत के फैसले को पलट रहा है। सवाल यह है कि रातों रात अभिषेक मनु सिंघवी से लेके तमाम इस तरह के बड़े नाम इन लोगों की पलटन में तैयार हो जाते हैं। अब जरा देखिए कि 17 लाख बच्चे अभी फिलहाल यूपी में रजिस्टर्ड हैं मदरसों में। ये 17 लाख बच्चे क्या हैं? अगर मैं कुछ दूसरा शब्द इस्तेमाल कर दूं तो विवाद हो जाएगा, लेकिन ये पोटेंशियल किस चीज का रख रहे हैं? इनको दिन रात एक धार्मिक किताब पढ़ाई जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। ये 17 लाख किशोर जब बड़े होंगे, और यूपी सरकार ने क्या कहा था भाई, आपका संविधान कहता है ना कि किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा को स्टेट यानी सरकार, जो आपका संस्थान है, वह मदद नहीं देगा। तो जब वह मदद नहीं देगा तो मदरसों में आप धार्मिक शिक्षा ही देते हैं। कभी बवाल हुआ तो आपने उसमें कहा कि नहीं, हमारा कुरिकुलम साहब वो सीबीएसई वाला ले आते हैं, कभी आईसीएसई वाला दिखाने के लिए। लेकिन वहां क्या होता है, आप
थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, वहां के मौलवी बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं, वहां के बच्चे पत्थरबाजी की घटनाओं में लिप्त रहते हैं, वहां के बच्चे समाज से बिल्कुल अलग कट जाते हैं। वहां जैसा कि आपने बताया कि उनके पास विकल्प नहीं रहता है। क्यों विकल्प रहेगा? या तो वो मौलाना बने, क्योंकि उनकी जितनी भी औकानियां फौकानियां जो भी डिग्रीज हैं वो सब की सब वही बनाती हैं। और कितने मौलाना बन जाएंगे साहब, क्योंकि आप साथ में राइट टू एजुकेशन वहां लागू नहीं होता है सर। तो आप किस चीज के संविधान की बात कर रहे हैं और किस चीज की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और एक चीज और आलोक जी, दर्शकों, आज हम सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर बतकही की शैली में बातचीत हो तो कुछ निकल के आता है। बाल आयोग की 3 सिफारिशें थी। जो क्रक्स उसमें पहले ये था कि साहब आप फंड वंड रोक दीजिए, मदरसा और मदरसा बोर्ड दोनों का। दूसरी जो फाइंडिंग है, मैं उस फाइंडिंग को बहुत बड़ी फाइंडिंग मानता हूं। बाल आयोग ने यह कहा कि मदरसों से गैर मुसलमान बच्चों को हटाइए। इसका मतलब यह है कि एक जिम्मेदार संस्था है बाल आयोग, यानी उसने पाया कि मदरसों में गैर मुसलमान बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन है और उनको भी पढ़ाया जाता है। और तब बाल आयोग ने यह कहा कि संविधान के आर्टिकल 28 के मुताबिक माता पिता की सहमति के बिना किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। पहले तो ये। दूसरा, एक ही शिक्षण संस्थान के अंदर धार्मिक और औपचारिक, ये दोनों एजुकेशन नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रोक लगाई है। हम लोग अभिषेक मनु सिंघवी से लेके और तमाम लोगों को खूब ज्यादा कोस भी लेंगे। दर्शक कहेंगे कोसते रहिए, इससे हासिल क्या होने वाला है। मैं इस बड़ी फाइंडिंग की तरफ ले चल रहा हूं कि अगर मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं और वहां मजहबी शिक्षा चलती रहे, राइट टू एजुकेशन लागू न हो, ये क्या एक तरह से शिक्षा जिहाद, बाल शिक्षा जिहाद, बच्चों के बिल्कुल निचली पायदान से, ये कन्वर्जन नहीं है तो और क्या है? क्या ये आपको बेहद खतरनाक बात नहीं लगती इस पूरे मामले का जब हम विवेचन कर रहे हैं? इस पर सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है सर। मैं सीधा बोल रहा हूं कि उनका धर्मांतरण हो रहा है। मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है साहब? इस पर आप उनकी जाकर देवबंद से जो किताबें छपी हैं, जिसको आरिफ मोहम्मद खान बार बार, वो इंटरव्यू कहीं भी खोज लीजिए, आरफा पजामा शेरवानी का है, और जिसमें बाकायदा वो किताब लेकर कोट कर रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। ये पढ़ाया जाता है मदरसों में। और 17 लाख पोटेंशियल हुल्लड़बाज, चलिए मैं वो शब्द नहीं कहूंगा जो उमर अब्दुल्ला भी नहीं कहते हैं। गांदरबल में जो मारे गए लोग, उनके लिए जब वो संवेदना व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि यह उग्रवादी हमला था, वह आतंकी हमला नहीं कहते हैं। तो मैं भी वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं, चलिए। लेकिन 17 लाख पोटेंशियल उग्रवादी तो आप तैयार कर रहे हैं, मिलिटेंट तो तैयार कर रहे हैं। और आप दूसरे धर्म के जो बच्चे, यानी बेसिकली मदरसों में कौन पढ़ने जाएगा? जो हिंदू धर्म के निचले पायदान के बच्चे हैं, जिनके पास सरकारी स्कूल तक की सुविधा मयस्सर नहीं है, वही तो जा रहे हैं। वरना मदरसों में क्यों कोई जाए पढ़ने? और तब आप उसको कुरान पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मदरसा इज बेस्ड ऑन दिस। तो आप उसको धर्मांतरित नहीं कर रहे हैं क्या? जी, एक ऑब्जेक्शन नहीं, बल्कि सामने आपके एक तथ्य रखता हूं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, आप अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत किसी भी राजस्व गांव, यानी एक रेवेन्यू विलेज से 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए किसी भी बेसिक स्कूल की, ऐसा मानक है। लगभग ऐसा कोई ही गांव होगा जहां से 1 किलोमीटर की राजस्व ये दूरी पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूल ना हो। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मदरसा में 17 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं
और बाल आयोग कहता है कि इसमें गैर मुसलमान बच्चे भी हैं, तो ये कौन सा तरीका है, वो कौन सा मैकेनिज्म है कि इन बच्चों को मदरसे में ले आया जाता है, कन्विंस करके ले आया जाता है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि माँ बाप एक हिंदू बच्चे के तैयार ना हो और मौलाना खींच के लेते जाएं, जबकि 1 ही किलोमीटर की दूरी पर बमुश्किल प्राइमरी स्कूल है, जहां मिड डे मील भी मिलता है, जहां पर एक ठीक ठाक शिक्षा का वातावरण भी तैयार हो गया है। इसीलिए मैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की बहुत ज्यादा विवेचना और कोसने के अलावा जो खतरनाक बात पाता हूं, ये तो साहब मदरसा जिहाद है, ये तो शिक्षा जिहाद है। इसका ये क्या उपाय बिल्कुल है? और मैं ये एक चीज, जितने भी हमारे प्रचंड हिंदू संगठन हैं, हमारे जो धर्माचार्य हैं, जो हमारे शंकराचार्यों की एक पूरी लंबी परंपरा है, हमारे तमाम ऐसे एजुकेशनल ट्रस्ट हैं, उन लोगों को कम से कम एक पीआईएल इस बात की दाखिल नहीं करनी चाहिए कि इन 17 लाख बच्चों में से आपने स्टे दे दिया है, आप पढ़ाते रहिए, लेकिन गैर मुसलमान बच्चों को इससे बाहर करिए। आखिर कुछ ना हल तो निकालना पड़ेगा, क्या ये हल इस तरह का नहीं आ सकता? आपने जो बात कही कि हमारे जो संगठन हैं या जो हमारे ट्रस्ट हैं या जो हमारी एक परंपरा है, उस पर मैं वो एक विषय है जिस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे शंकराचार्यों से लेकर और जो हमारे सो कॉल्ड हिंदू हित रक्षक दल हैं या हिंदू हित रक्षक जो दावा करते हैं कि नेता हैं, अभिनेता हैं, जो भी हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन आपने जो कोर्ट्स की तरह बात की कि स्टे लेने के लिए या फिर एक देना चाहिए, 2-3 फैसले आए हैं इस बीच, उन पर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वो तय है कि वो जिहाद ही है। मदरसों में जो हो रहा है वो जिहाद है। वो बच्चों को लाया जा रहा है ल्योर करके, यानी बहला फुसला के लाया जा रहा है कि यहाँ पर तुमको फलानी चीज दे देंगे, चिलानी चीज दे देंगे, क्योंकि चाहे यूपी हो या बिहार हो, बेसिक शिक्षा का वो 1 किलोमीटर वाला जो नियम है वो सब जगह मानक है और अधिकांश जगहों पर अब स्कूल है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कहीं भी, और मैं इन 2 राज्यों को लेता हूं क्योंकि नहीं इनके बारे में नहीं, बहुत सर्व हल्ला शिक्षा किया अभियान जाता केंद्र है की या योजना जहां है। भी। जी, सर्व शिक्षा अभियान केंद्र की योजना है। आप 2 ही राज्यों का सैंपल साइज क्यों लेते हैं? आप पूरे भारत में इसको लागू मैं करिए ना, मैं पूरे भारत में इसलिए लागू करिए। मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि यहाँ इन 2 राज्यों के नाम पर बहुत सारी बकवास की जाती है। कहा जाता है कि ये सबसे पिछड़े हैं, फलाने हैं। यहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, उड़ीसा में भी हो चुका है, बंगाल में भी हो चुका है। फिर भी मैं, चूंकि अभी यूपी और त्रिपुरा को कोर्ट ने भी ये किया बाकायदा, क्योंकि एनसीपीसीआर ने वहां के संदर्भ में रिपोर्ट दी, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं नहीं, एनसीपीसीआर ने यूपी और त्रिपुरा के संदर्भ में रिपोर्ट नहीं दी, उन्होंने पूरे भारत के संदर्भ में ये रिपोर्ट दी। केंद्र सरकार ने, राज्यों के अधिकार है ये इसको इम्प्लीमेंट करना, राइट, इसलिए राज्यों को कहा, राइट यूपी तो और त्रिपुरा त्रिपुरा ने ने इसको लागू उसके किया है। इम्प्लीमेंट किया और उसके बस बाद ये इतना मामला फर्क कोर्ट है। में गया। राइट, ये तथ्य है। अब जरा आए कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करता है। एक याचिका दाखिल हुई साहब कि सेकुलर और समाजवादी शब्द हटाइए, क्योंकि ये दोनों शब्द जब जोड़े गए हैं तो जाहिर तौर पर देश में आपातकाल था, विपक्ष पूरा आपका बंद था, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी बंद था, न्यायालयों को अधिकार नहीं था। और 77 में जब बहुत बड़ा मामला चला था और जिसका फल मिला जस्टिस एचएम बेग को, तो तब सुप्रीम कोर्ट का ग्रीष्मकालीन अवकाश था और तब जो बेंच होती है उसने फैसला दिया था। उस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस पर, कि पुराने मामलों को न कुरेदिए, इतिहास को न उखाड़िए, और सेकुलरिज्म हमारे देश की अवधारणा है, हमारे देश के प्राण हैं। क्यों है साहब? क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए वो इस पर भी फैसला नहीं देंगे। और उसके बाद जब मदरसों पर रोक लगाई जाएगी, हाईकोर्ट जब असंवैधानिक कहेगा, असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है मदरसा बोर्ड अधिनियम, यह कहते हुए हाई कोर्ट ने उसको रद्द किया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्टे दे दिया।
ठीक तो है। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद की जाए? आपको नहीं तो क्या धर्मनिरपेक्ष होगा? और, एक मिनट सर, मैं बता रहा हूं कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने के लिए आप कहते हैं कि इतिहास के घाव न कुरे दो। कश्मीरी हिंदुओं का जब मामला जाता है तो आप कहते हैं कि बहुत साल चले गए, 30 साल हो गया। आपके यहाँ 60,000 मुकदमे, माई बाप हुजूर, हजारों मुकदमे लंबित हैं, और आप कल क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम ढंग की पीआईएल नहीं सुन पाते। आपको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में पंगा लेने से फुर्सत नहीं है। आपको इस देश की जो जुबान है, इस देश की जो जनता है, उसके मेन इश्यूज को कवर करने में आपको शर्म आती है। क्यों आती है मैं बताता हूं। जस्टिस संजीव खन्ना, नाम सुना होगा दर्शकों आप लोगों ने, आजकल गूगल कीजिए, 3-4 बड़े मजेदार फैसले इन्होंने दिए हैं। कौन है ये? कौन है? श्रीमान जी जस्टिस एचआर खन्ना के भतीजे हैं। कौन है एचआर खन्ना? एचआर खन्ना वही हैं जिनको 77 में आपातकाल की वजह से तानाशाह इंदिरा गांधी ने सुपरसीड करके और भगा दिया था, अपने आदमी एचएम बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया था। और आप कहते हैं कि हमें मिलॉर्ड बोलो, योर लॉर्डशिप बोलो, वरना तुम्हारी वकालत घुसेड़ देंगे। ठीक है। आपका नहीं, रुकिए यार, मजाक बना के रखा है। न्याय की देवी की पट्टी खोल दी आपने, तो इसका क्या मतलब? आप देखने थोड़े लगे हैं, आप अंधे बहरे हैं सरकार। एक मिनट सर, रुक जाइए। इससे क्या हासिल होगा? इससे हासिल केवल ये होगा कि जैसे वो लोग बाढ़ लगाते हैं, आपको फिर से करना पड़ेगा। आप जब तक इस पूरे सिस्टम को नहीं तोड़े, आप लगातार जनहित याचिका लगाइए। और दूसरी बात कि मैं जब तक सरकार को कहता हूं कि आप सारे काम छोड़िए, इस भ्रष्ट न्याय व्यवस्था को सुधारिए मालिक। जिनके लबादों से काला उनका मन काला है और हिंदू द्रोही है। ठीक बात है। आपने जब ये कहा ना पीआईएल लगाई, जनहित याचिकाएं लगाई, मैंने जब हल की बात की थी तो मैंने यही उम्मीद जाहिर की थी कि क्या इन 17 लाख मदरसे में पढ़ने वाले केवल उत्तर प्रदेश, और ये आंकड़ा केवल उत्तर प्रदेश का इसलिए बाहर है कि ये मामला उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है, त्रिपुरा के भी आंकड़े इसमें अभी शामिल नहीं है, पूरा देश मिला लीजिए तो ये करोड़ों की संख्या चली जाएगी। और करोड़ों की संख्या में अगर बहुत बड़ा नंबर निकल के आएगा जहां पर गैर मुसलमान बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं, तो उनका इतने बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से और इतने स्वीट पॉइजन देते हुए बड़े मधुर तरीके से उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि पूरे भारत से हिंदू संगठनों को इस पर पीआईएल दाखिल करना चाहिए कि आपको मदरसा का जो करना है वो कर लीजिए। आप हरे रंग का लबादा पहन के मदरसे को छाप लीजिए, उसको अपनी गोद में बैठा लीजिए। हमें नहीं मतलब है इससे फिलहाल, जब तक कि कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं आता। लेकिन इन मदरसों में करोड़ों अगर गैर मुस्लिम, और बाल आयोग ने जब सर्वे किया है, रिपोर्ट दिया है, उनके पास नंबर्स भी होंगे, तो करोड़ों हिंदू बच्चे, करोड़ों गैर मुस्लिम बच्चे, करोड़ों सिख, उन करोड़ों बच्चों में सिख, उन बच्चों में बौद्ध, उस बच्चों में जैन, अधिसंख्यक हिंदू ये शामिल है, अगर तो उनको तो मुक्त करिए। और ये इतना बड़ा जो शिक्षा जिहाद, मदरसा जिहाद के रूप में चल रहा है कन्वर्जन का, इस खेल को कब आप रोकेंगे? सुप्रीम कोर्ट के इस खुरापात से हमने जो बात निकाली है दर्शकों, वो बात ये है, क्योंकि हम मिलाड नहीं है, हम पैरेलल सिस्टम नहीं है, हम ऐसी कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हल निकाला है हमने, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका हल ये है कि देश से पीआईएल दाखिल हो। ये हिंदू संगठनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, समाज के विसिल ब्लोअर्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और एक चीज सुन लीजिए साहब, दर्शक बहुत सारे ये कहेंगे, माफ कीजिएगा, कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कैसे करेगी, सरकार ही तो कर रही है। केंद्र सरकार ने बाल आयोग की उस सिफारिश को आगे लागू किया। और मेरा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा को छोड़ के कम से कम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकारें जिन राज्यों में हैं व्यालोक जी, उन राज्यों में ये मामला लागू क्यों नहीं हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरिम रोक आई है, उसकी लिस्ट में केवल यूपी और त्रिपुरा के शामिल है,
भारतीय जनता पार्टी के कम से कम वे सारे राज्य क्यों नहीं शामिल है? ये है निदान की तरफ बढ़ता कदम। अदरवाइज हम कोसते तो रोज रहेंगे, कोसने लायक हैं ये जब सुधरेंगे तब सुधरेंगे, लेकिन इनके सुधरने तक हम इस बात का इंतजार नहीं करें कि करोड़ों बच्चे इस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, इस शिक्षा जिहाद के ढंग से कन्वर्ट हो जाए। ये बड़ी फाइंडिंग है। मुझे लगता है कि हम जितने सक्षम थे, हमने इस फैसले, इस इंटरिम रोक, इस स्टे ऑर्डर को परिभाषित किया, समझने का प्रयास किया, आप तक बात पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन इससे जो एक बड़ी समस्या निकल के आई, जिस पे हम लगातार बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है साहब, कन्वर्जन का। इस पर भी ध्यान दीजिए। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, इसी के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।